और क्रूज ड्रग्स केस में फंसे आर्यन खान की जमानत अर्जी पर बॉम्बे हाई कोर्ट में इस वक्त सुनवाई जारी है। मुकुल रोहतगी ने आर्यन केस में अपनी दलील पेश कर दी है। कुछ ही देर में आर्यन खान की जमानत पर फैसला सामने आ जाएगा। आर्यन खान पिछले 19 दिनों से मुंबई की ऑथर रोड जेल में बंद है। सेशन कोर्ट से जमानत नहीं मिलने के बाद आर्यन खान के वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था और जमानत अर्जी दाखिल की थी। उसी अर्जी पर कोर्ट में ये सुनवाई जारी है। आर्यन की तरफ से, उनके वकील की तरफ से दलील दे दी गई है कि आर्यन पर कोई केस बनता ही नहीं है, उनके पास से ड्रग्स बरामद नहीं किया गया। आर्यन खान की जिस तरह से गिरफ्तारी की गई है वो गलत है, ये दलील यहाँ पर दी गई है। विवेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विवेक की आर्यन खान को लेकर जो दलीलें यहाँ पर मुकुल रोहतगी के जरिए दी गई हैं, उन दलीलों को आपसे समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। सभी ने देखिए, मुकुल रोहतगी जो आर्यन खान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि आर्यन खान की तरफ से आर्यन खान के पास से कोई भी ड्रग्स नहीं मिली हैं। और जब नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने वहां पर रेड की थी तो आर्यन खान अपने दोस्तों के साथ पहुंचे हुए थे, लेकिन आर्यन खान ने कभी उस क्रूज में कोई बुकिंग नहीं कराई थी, उनके पास बोर्डिंग नहीं था, बगैर गेस्ट उनको वहाँ पर बुलाया गया है। लेकिन जिस बात को लेकर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, व्हाट्सएप चैट, उसको लेकर मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में साफ तौर पर कहा है कि जो व्हाट्सएप चैट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो बातें कर रहा है और दिखा रहा है, वो व्हाट्सएप चैट क्रूज ड्रग्स मामले से रिलेटेड नहीं है। क्रूज ड्रग्स मामले में कोई भी व्हाट्सएप चैट में आर्यन खान किसी दूसरे लोगों से ड्रग्स की बातचीत नहीं कर रहे हैं। ये जो व्हाट्सएप चैट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की जो बात कर रहे हैं वो 2018-2019 की है। यानी कि मुकुल रोहतगी ने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट कोर्ट में रखा है कि क्रूज ड्रग्स मामले में जिस केस में आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया है, उस केस की व्हाट्सएप चैट एनसीबी के पास है ही नहीं। एनसीबी के पास 2 साल 3 साल पुरानी व्हाट्सएप चैट है। तो उसके आधार पर आप आर्यन खान को कैसे बता सकते हैं कि एक बड़ा कॉन्स्पिरेटर है, कोई इंटरनेशनल सिंडिकेट इसके पीछे चल रहा है और पैसों की लेन देन की हो रही है। तो उसको लेकर मुकुल रोहतगी ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा है कोर्ट के सामने कि जो व्हाट्सएप चैट बार बार एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट मुद्दा था नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के पास कि व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स को लेकर लेने देने की बातचीत हो रही है। मुकुल रोहतगी ने साफ कर दिया है कि वो व्हाट्सएप चैट क्रूज ड्रग्स मामले से जुड़ी हुई नहीं है। इसलिए आर्यन खान को बिल्कुल यहाँ पर रिहा कर देना चाहिए, क्योंकि उनके पास से जांच के दौरान जब ये छापेमारी हुई थी तो आर्यन खान के पास से ना ही कोई ड्रग्स मिली है, ना ही कोई ड्रग्स के सेवन में थे। यानी कि दोनों तरफ से उनको क्लीन थे वो। इसलिए आर्यन खान को सिर्फ और सिर्फ जो मैंने आपको बताया था NDPS एक्ट 29 कॉन्स्पिरेसी के तहत उन्हें अरेस्ट किया गया है। और मुकुल रोहतगी ने यह भी साफ कर दिया है कि सेक्शन 29 जो लगाए गए हैं आर्यन खान पर, वो पुलिस ने जबरन लगाए हैं और ये सेक्शन बिल्कुल गलत तरीके से लगाए गए हैं ताकि उनके क्लाइंट को फंसाया जा सके। इस पर अब नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों का साफ तौर पर उन्होंने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट में ये काफ़ी हाई प्रोफाइल मामला है, इंटरनेशनल सिंडिकेट से जुड़ा हुआ है। अगर आरोपी को बेल दे दी जाती है तो वो बाहर आकर सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और गवाहों को हॉस्टाइल करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि पूरा मामला अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है, जगह जगह छापेमारी अभी भी चल रही है। इसलिए एक तरफ जहां नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि आर्यन खान की जो बेल है वो रद्द हो, तो दूसरी तरफ मुकुल रोहतगी ने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट कोर्ट में रखे हैं। अब सबकी नज़रें कोर्ट पे होंगी कि इस पूरे मामले में कोर्ट क्या अपना फैसला लेता है। सबीना, क्या कुछ आपको लगता है, क्योंकि लगातार आप इस पूरे मामले को कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से पहले भी जमानत की अर्जी खारिज की जा चुकी है, लेकिन इस बार दिग्गज जो वरिष्ठ वकील हैं मुकुल रोहतगी, वो अपनी तमाम दलीलों के साथ यहाँ पर जमानत करवाने के लिए उतरे हुए हैं। आर्यन खान की उनकी पैरवी यहाँ पर कर रहे हैं। ऐसे में जो दलीलें उनकी तरफ से दी गई हैं वो वाकई कितना वैलिड यहाँ पर लगती है, क्योंकि पहले भी एनसीबी कह चुकी है कि जो गिरफ्तारियां यहाँ पर हुई है वो हवाई तौर पर नहीं बल्कि पूरे पुख्ता सबूतों के साथ में हुई है। क्या आपको लगता है दोनों तरफ से जिस तरह से तथ्य यहाँ पर सामने रखे जाएंगे, आज क्या जमानत हो सकती है? कुछ ऐसी संभावना नजर आती है आपको? देखिए सबीना, इसमें अगर टेक्निकली की बात करें, देखिए अभी तकरीबन 5 बजे का समय हो चुका है। अगर बॉम्बे हाई कोर्ट आर्यन खान को जमानत देता भी है तो वो जमानत के जो कागजात होते हैं, जो जमानत का ऑर्डर कॉपी होता है, उसे जेल के जो जमानत पेटी होती है वहाँ पर डालना होता है, लेकिन उसका समय सीमा सिर्फ और सिर्फ 5 बजे तक की होती है। अगर इस पूरे मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट आर्यन खान को बेल देती भी है तो उसका ऑर्डर निकालने में और उसकी ऑर्डर कॉपी पहुंचाने में, यानी कि आर्थर रोड जेल में आर्यन खान बंद है, उस आर्थर रोड जेल के बाहर एक जमानत पेटी जो होती है उसमें ऑर्डर कॉपी डालनी पड़ती है 5 बजे से पहले तक। उसके बाद ही अगर किसी आरोपी को जमानत मिलती है तो जेल से बाहर आ सकता है। लेकिन इसमें देखिए समय बहुत महत्वपूर्ण है, समय इसमें लगभग पूरा खत्म हो चुका है। जिरह मुकुल रोहतगी अभी भी कर रहे हैं। अगर ये जिरह 5-10 मिनट और आगे जारी करती हैं तो बॉम्बे हाई कोर्ट हो सकता है कि इस पूरे मामले में
फैसला ले भी लेता है, अगर बॉम्बे हाई कोर्ट फैसला लेता है कि जमानत दे भी जाए, लेकिन उसे जेल से बाहर निकलने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें होंगी, क्योंकि जो जेल की जो प्रोसीजर होता है, जो जेल रूल होता है, उसके हिसाब से जो जमानत के जो कागजात होते हैं वो किसी भी हाल में 5 बजे से पहले जेल के बाहर जो पत्र पेटी होती है उसमें डालना पड़ता है। अगर वो पत्र पेटी नहीं होती है तो उसमें अगर जमानत के कागज़ है उसमें नहीं डाल पाए तो जमानत जो आरोपी है वो जेल से बाहर नहीं निकल पाता है, क्योंकि 5 बजे तक जेल में जितने भी आरोपी है तो उन सब की गिनती होती है। गिनती होने के बाद सबको अपने अपने बैरक में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद सीधे दूसरे दिन सुबह 6 बजे उनको बाहर निकाला जाता है। तो ये रूल के मुताबिक जेल मैनुअल के हिसाब से अगर जमानत मिल भी जाती है तो आर्यन खान आज तो बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन सबकी नज़रें अब मुकुल रोहतगी के ऊपर है कि वो कितनी देर जिरह और करते हैं। क्या कोर्ट इस पूरे मामले में आधा पौन घंटा समय और लेता है, क्योंकि कोर्ट का भी समय है कि 5 सवा 5 तक कोर्ट भी बंद हो जाती है। तो अब जज के ऊपर डिपेंड करता है कि इस पूरे मामले में वो किस तरह से कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर हो सकता है कि जिरह को कंटिन्यू करने के बाद कल का और मौका दें ताकि दोनों पार्टी आके अपना जिरह करें, और फिर कल हो सकता है कि इस पूरे मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट अपना ऑर्डर दे। सबीना, बिल्कुल विवेक, जिस तरह से यहाँ पर दलील मुकुल रोहतगी की तरफ से दी जा रही है, ये क्या कुछ नजर आता है? क्योंकि उनकी तरफ से जो दलील यहाँ पर हम देख रहे हैं वो ये सामने आ रही है कि ड्रग्स ही बरामद नहीं किया गया, अपने दोस्त के साथ थे इसीलिए उनकी बिना तथ्यों के आधार पर गिरफ्तारी कर दी गई, मेडिकल टेस्ट तक उनका यहाँ पर नहीं हुआ। क्या वाकई इस तरह से रहा कि आर्यन खान का मेडिकल टेस्ट यहाँ पर नहीं हुआ? क्योंकि अगर वो अपनी तरफ से ये दलील दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है किसी कागजी आधार पर दे रहे होंगे कि उनका मेडिकल टेस्ट यहाँ पर नहीं हुआ। बिल्कुल सही कहा सबीनाथ में। देखिए, मुकुल रोहतगी काफ़ी ज़्यादा सीनियर और देश के जाने माने क्रिमिनल लॉयर हैं, और मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में मेडिकल टेस्ट नहीं किया गया है, क्योंकि उनमें साफ तौर पे कहा गया था कि जब ड्रग्स बरामद हुए हैं, इनके ग्रुप से ड्रग्स बरामद हुए हैं, तो मेडिकल टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर ये पूरी कॉन्स्पिरेसी बताई गई थी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों की, लेकिन इस पर एनडीपीएस एक्ट के मुताबिक हर एक इंडिविजुअल आरोपी के ऊपर यह तय होता है कि कौन से सेक्शन लगाने हैं और कौन से सेक्शन नहीं लगाने हैं। आर्यन खान के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिला है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आर्यन खान ड्रग्स का सेवन करते हुए नहीं दिखे गए, आर्यन खान ने कंजम्पशन में भी नहीं किया। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको लेकर मुकुल रोहतगी अपना पक्ष और अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। सिर्फ अरबाज खान, जो अरबाज मर्चेंट है, उसके पास से 6 ग्राम चरस मिला है, 6 ग्राम ड्रग्स मिले हैं, उसको लेकर आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया है। और जो मैं बार बार बोला, व्हाट्सएप चैट उन्हें जो 2018-2019 की जो पुरानी व्हाट्सएप चैट मिली है, उसके आधार पर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो दावा कर रही है कि बड़ा सिंडिकेट है, बड़ा पैसे का लेन देन हुआ है, इंटरनेशनल लिंक जुड़े हुए हैं। इसलिए पूरे मामले की बात नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने MEI यानी कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से भी मांग की कि इस पूरे मामले की जांच की जाए, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल लिंक सामने आ रहा है। लेकिन मुकुल रोहतगी ने लीगली पॉइंट सामने रखे हैं और जो तथ्य है वो कोर्ट के सामने रखे हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि आर्यन खान को कंजम्पशन और पोजेशन दोनों में गिरफ्तार नहीं किया गया है। आर्यन खान को सेक्शन एनडीपीएस एक्ट 29 यानी कि कॉन्स्पिरेसी के तहत गिरफ्तार किया गया है। और जिस चैट की बात नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो बार बार लोअर कोर्ट में भी करते रहे और हायर कोर्ट में भी कर रहे हैं कि व्हाट्सएप चैट बहुत बड़ा है, इंपॉर्टेंट है और इसमें आर्यन खान दिख रहा है, उसको लेकर मुकुल रोहतगी ने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट कोर्ट में रखे हैं और साफ तौर पे कहा है कि जो व्हाट्सएप चैट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो जिक्र कर रहा है वो व्हाट्सएप चैट क्रूज ड्रग्स रिलेटेड से मामले से रिलेटेड नहीं है। उस समय कोई चैट एनसीबी के पास नहीं है। ये जो व्हाट्सएप चैट है वो 2018-2020 की है, यानी कि पुरानी व्हाट्सएप चैट है। तो इस मामले में आर्यन खान को जो गिरफ्तारी है उसके ऊपर सवाल खड़ी कर दिए गए हैं कि गिरफ्तारी पूरी तरह से गलत बताई गई है, लीगली गलत बताई गई है, इसलिए आर्यन खान को तुरंत बेल दे देनी चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का पक्ष यही है कि काफ़ी हाई प्रोफाइल एक्यूज हैं, अगर ये बाहर आएगा तो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर कर सकता है, जो आरोपी जो गवाह है उसे हॉस्टाइल कर सकता है, गवाह जो सबूत है उसको छेड़छाड़ कर सकता है। इसलिए इस पूरे मामले में जमानत नहीं देनी चाहिए। आर्गूमेंट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर मुकुल रोहतगी आर्गूमेंट कर रहे हैं। अब सबकी नज़रें कोर्ट पर रहेंगी कि क्या इस पूरे मामले में कोर्ट आर्गूमेंट को कंटिन्यू रखना चाहता है या फिर कल के लिए एक दिन के लिए डेट को आगे बढ़ा दे कि कल हम पूरी आर्गूमेंट हियरिंग करेंगे और कल इस पर फैसला सुनाएंगे। सबीना, बिल्कुल विवेक, क्योंकि कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे थे और मुकुल रोहतगी क्योंकि एक दिग्गज वरिष्ठ वकील हैं, ऐसे में वो बखूबी जानते हैं कि इससे पहले 2 बार भी जिस तरह से आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज हुई है, इस बार जो तथ्य रखे जाने चाहिए वो वाकई तराजू में भारी पड़ने चाहिए ताकि जमानत जो है उसका पक्ष यहाँ पर पलड़ा ज़्यादा भारी नजर आए। पर जो एनसीबी की तरफ से दलील दी गई, जो जवाब यहाँ पर केस को छिड़खानी या उसे आशंका जाहिर करने की बात कही गई है, आपको वाकई लगता है कि ये जो पॉइंट होगा वो भारी पड़ सकता है कि कहीं केस में किसी तरह की छिड़खानी ना हो?
बिल्कुल सबीना, देखिए लीगल पॉइंट ऑफ पर बात करेंगे तो ये पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ सकता है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों के ऊपर और नारकोटिक कंट्रोल के ब्यूरो के ऊपर। देखिए क्योंकि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने जो केस रजिस्टर्ड किया है वो 2 अक्टूबर को जब मुंबई के बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट पे एक हाई प्रोफाइल क्रूज में रेड हुई थी, उसमें ये केस रजिस्टर्ड किया है और उस केस से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सएप चैट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के पास नहीं है। लेकिन जब आरोपी को फ़ोन खंगाले गए, फ़ोन की जांच की गई, तब 2018, 2019 और 2020 के कुछ पुराने व्हाट्सएप चैट सामने आ रहे थे जिसमें ड्रग्स को लेकर बातचीत की गई है। उसके आधार पर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो दावा कर रही है कि आर्यन खान एक बड़ा सिंडिकेट चला रहे हैं, बाकी आरोपी के साथ वो लगातार कॉन्टैक्ट में रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल का सिंडिकेट है, इसलिए इस पूरे मामले की जाँच तह तक होनी चाहिए कि आखिरकार ये सिंडिकेट जो ड्रग का सिंडिकेट है वो कितने सालों से कितने महीनों से चल रहा था, इसकी जांच करनी चाहिए। लेकिन मुकुल रोहतगी लीगल पॉइंट व्यू पर अपनी बात रख रहे हैं कि जब क्रूज ड्रग पार्टी में कोई व्हाट्सएप चैट मिली ही नहीं है तो पुराने व्हाट्सएप चैट के आधार पर आप किसी भी क्लाइंट को जो आरोपी हैं उनके कैसे उनको गिरफ्तार कर सकते हो और उनको जेल में डाल सकते हो। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बताया है कि आर्यन खान की तरफ से कुछ भी ड्रग्स नहीं मिले हैं, ना ही कंजम्पशन में ना ही पोजीशन में, सिर्फ कॉन्स्पिरेसी के तहत तो एक जबरन सेक्शन लगाकर आर्यन खान को टारगेट किया गया और उसे गिरफ्तार कर गया, ऐसा मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा है। साथ ही साथ जो पूरी कंट्रोवर्सी अभी चल रही है सबीना की, जो पंच नंबर 1 था प्रभाकर सैल, वो एक तरीके से हॉस्टाइल हो गया है, उसको लेकर मुकुल रोहतगी ने बिल्कुल विवेक, अब बस कुछ ही वक्त का इंतजार यहाँ पर होगा क्योंकि दलील यहाँ पर दी गई है आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी के जरिए, और ये दलील क्या है वो आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि आर्यन के पास ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है, आर्यन खान का मेडिकल टेस्ट तक नहीं हुआ था, आर्यन पार्टी में बतौर स्पेशल गेस्ट मौजूद थे, उन्हें बुलाया गया था। आर्यन खान की जो गिरफ्तारी है उसका कोई आधार यहाँ पर नहीं है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। आर्यन खान के वकील की तरफ से ये दलील यहाँ पर दी गई है। मुकुल रोहतगी जो कि जाने माने दिग्गज वकील है, वरिष्ठ वकील है, और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि बस कुछ देर का इंतजार यहाँ पर करना होगा क्योंकि आर्यन खान की जमानत पर निगाहें यहाँ पर टिकी हुई है कि राहत मिलती है या फिर आफत यहाँ पर अभी झेलनी पड़ सकती है जेल की सलाखों के पीछे रहते हुए। ये भी कहा मुकुल रोहतगी के जरिए जो दलील दी गई कि एक साजिश के तहत आर्यन खान को फंसाया गया है और जिस चैट का जिक्र बार बार किया जा रहा है वो पुरानी चैट है। 23 दिन के बाद भी एनसीबी के हाथ कुछ नहीं लगा, आर्यन खान को पीड़ित की तरह देखना चाहिए। विवेक हमारे साथ बने हुए। विवेक, इन तमाम दलीलों के बीच में मुकुल रोहतगी की तरफ से यह कहा गया कि आर्यन खान को तो एक पीड़ित के तौर पर देखा जाना चाहिए, यानी अभी तक जिस आरोपी के तौर पर उन्हें देखा जा रहा है, लेकिन 23 दिन बीत जाने के बावजूद, इतना दिन गुजर जाने के बावजूद एनसीबी के हाथ में आर्यन खान के खिलाफ कुछ भी पुख्ता नहीं है। क्या ये दलील भारी पड़ सकती है? देखिए सबीना, इसमें एक और अपडेट सामने आया है। मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में साफ तौर पे कहा है कि अगर आर्यन खान को ड्रग्स के मामले में अगर एनडीपीएस एक्ट 29 लगाया भी गया है तो आर्यन खान को गिरफ्तार करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, उन्हें रिहाब भेज देना चाहिए। अमूमन कानूनी प्रक्रिया यही होती है और ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है कि अगर कोई ड्रग्स के मामले में ना कंजम्पशन और पोजीशन में नहीं पाया गया है लेकिन रिलेटेड है तो उसे तुरंत रिहाब में भेज देना चाहिए ताकि वो सुधर सके। तो ये मुकुल रोहतगी ने इंपॉर्टेंट पॉइंट कोर्ट में उठाया है और साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले में आर्यन खान की गिरफ्तारी ज़रूरी नहीं थी। अगर व्हाट्सएप चैट भी मिले हैं और या फिर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को शक है भी है कि एक कॉन्स्पिरेटर हैं और ड्रग्स का सेवन करते हैं तो उन्हें तुरंत रिहाब में भेजना चाहिए। लेकिन नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने आर्यन खान को रिहाब में ना भेजकर सीधे उन्हें अरेस्ट किया। 7 दिन तक उनकी कस्टोडियल इंट्रोगेशन, 7 दिन तक उनसे पूछताछ हुई, उसके बाद से उन्हें जेल भेज दिया। जेल भेजने के बाद अब वो बोले कि 23 साल का एक बच्चा है उसे आप जेल भेज देते हैं, रिहाब उसको भेजना चाहिए था और एक पढ़ा लड़का है, उसके बावजूद भी उन्होंने उसे एक्यूज़ नहीं मान रहे। मुकुल रोहतगी के साफ तौर पर कहना है कि उसे एक विक्टिम की तरह ट्रीट करना चाहिए कि अगर वो ड्रग्स में की चपेट में है भी तो उसे एक्यूज़ नहीं बल्कि विक्टिम की तरह ट्रीट करना चाहिए और उन्हें नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को रिहाब भेजना चाहिए ताकि आने वाला जो फ्यूचर है, आने वाली जो जनरेशन है वो सुधर सके। लेकिन नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने उन्हें गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मुकुल रोहतगी हाई कोर्ट में जज के सामने रख रहे हैं और ये वैलिड पॉइंट रखे जा रहे हैं। मुकुल रोहतगी के साथ तो कहना है कि ये वैलिड पॉइंट रखे जा रहे हैं और इसी के आधार पर जो पूरी गिरफ्तारी आर्यन खान की उसे उन्होंने बताया कि गलत है और इसी के आधार पर वो बोल रहे हैं कि आर्यन खान को तुरंत बेल पर रिहा कर देना चाहिए। सबीना?
बिल्कुल, क्योंकि विवेक जिस तरह से अभी आपने अपडेट भी दिया कि जो दलील यहाँ पर मुकुल रोहतगी के जरिए दी गई है, वो कह रहे हैं कि अगर आपको ये लगा भी कि आर्यन खान ड्रग्स यहाँ पर लिया है तो उनको जो है वो सुधार केंद्र में भेजा जाना चाहिए था, बजाय इसके कि उनकी गिरफ्तारी यहाँ पर की गई, मेडिकल टेस्ट नहीं किया गया, एक आरोपी के तौर पर ना देखकर उन्हें एक पीड़ित के तौर पर यहाँ पर देखा जाना चाहिए था। जिस चार्ट का जिक्र बार बार यहाँ पर किया जा रहा है, जिसे आधार बनाकर यहाँ पर तमाम बातें कही जा रही है, उसका कोई आधार नहीं है, वो पुरानी चार्ट है। आर्यन खान को पीड़ित के तौर पर यहाँ पर देखा जाना चाहिए, मुकुल रोहतगी के जरिए ये कहा गया है। विवेक, क्या कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि जानते हैं आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी की दलीलें यहाँ पर महज दलीलों के तौर पर नहीं, बल्कि इस तरह से तराजू में रखनी होगी कि वो न सिर्फ पलड़ा भारी हो, बल्कि वाकई आर्यन खान को देखा जाए कि वो एक पीड़ित के तौर पर है, ना कि आरोपी के तौर पर। और क्या पिछले दिनों में वाकई एनसीबी के हाथ ऐसा कुछ लगा है जो बताए कि ये केस पुख्ता है उतना जितना की बात यहां पर मुकुल रोहतगी कर रहे हैं? देखिए सबीना, जब जांच एजेंसी हमेशा ये कहती है कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं और आरोपी को जिस धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एजेंसी कभी नहीं कहती कि उनके पास सबूत नहीं है। एजेंसी बार बार ये कह रही है कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं। इस मामले में भी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी लगातार कह रहे हैं कि क्रूज ड्रग्स मामले में उनके पास पुख्ता सबूत हैं, पुख्ता पंच हैं और कुछ ड्रग्स बरामद भी किए गए हैं। इसमें एक फॉरेन नेशनल का जो इंटरनेशनल ड्रग पैडलर है उसे भी गिरफ्तार किया गया है, और जो फॉरेन नेशनल का ड्रग पैडलर गिरफ्तार किया गया है वो आर्यन खान और बाकी लोग के संपर्क में था, ऐसा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का दावा है। लेकिन इन दावों में कितना दम है ये जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से मुकुल रोहतगी अपने क्लाइंट को डिफेंस कर रहे हैं उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जिस आधार पर आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया है वो आधार गलत है, इलीगल तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि आर्यन खान के पास से कोई भी ड्रग्स बरामद नहीं हुई है और ना ही कंजम्पशन हुआ है। सिर्फ और सिर्फ एनडीपीएस एक्ट सेक्शन 29 के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है। सेक्शन 29 में होता है कि कॉन्स्पिरेसी में आर्यन खान को मास्टरमाइंड बताया गया है और ये बताया गया है कि आर्यन खान ड्रग्स खरीदा बेचा सकते थे, जो पूरी तरह से बेबुनियाद और गलत है। ऐसा बड़ा जो बातें हैं वो मुकुल रोहतगी ने हाईकोर्ट में रखी हैं। अब हाईकोर्ट में जो जज है वो दोनों पक्षों की बात सुन रहा है, लेकिन नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने भी अपना पक्ष काफ़ी स्ट्रांगली रखा है। अपने हलफनामे में उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि किसी भी हाल में आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को जमानत पर बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी भी चल रहा है और इन्वेस्टिगेशन हैम्पर ना हो और सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना हो, और साथ ही साथ जो इस पूरे मामले में गवाह हैं वो हॉस्टाइल ना हो। इसके लिए तीनों आरोपियों को किसी भी हाल में बेल नहीं मिलनी चाहिए। दोनों पक्ष अपनी दलीलें रख रहे हैं, अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, ताकि इस पूरे मामले में एक डिफेंस का तो रूल होता है या फिर डिफेंस अपने से पूरी कोशिश करता है कि उनके क्लाइंट को बेल मिले, वहीं दूसरी तरफ सरकारी पक्ष के अपने से पूरी कोशिश करता है कि आरोपी को बेल ना मिले। अब सबकी नज़रें जो है वो बॉम्बे हाईकोर्ट पर रहेंगी कि इस पूरे मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ऑर्डर क्या देता है, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि बॉम्बे हाईकोर्ट मैक्स टू मैक्स 5:30 बजे तक अपनी कोर्ट की हेयरिंग कर सकता है। अभी इस समय 5:05 हो चुके हैं, 20-25 मिनट ये हेयरिंग और चलेगी, और होने के बाद हो सकता है कि बॉम्बे हाईकोर्ट इस पूरे मामले में अपना ऑर्डर रिजर्व कर ले। ऑर्डर रिजर्व होने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट बोलेगा या तो हम कल इस पर फाइनल डिसीजन देते हैं या फिर कोई एक पर्टिकुलर तारीख तय हो जाएगी जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट बोलेगा एक पर्टिकुलर तारीख को हम ऑर्डर को डिक्टेट करेंगे। क्योंकि देखिए 5 बज चुके हैं, अगर बॉम्बे हाईकोर्ट इस पूरे मामले में आर्यन खान को जमानत दे भी देता है तो उसकी ऑर्डर कॉपी मिलने में मुकुल रोहतगी को टाइम लगेगा, और वो ऑर्डर कॉपी अब जो जेल है उसके पत्र पेटी में डालने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि 5 ऑलरेडी बच चुके हैं। तो जमानत होने के बावजूद भी आर्यन खान आज जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो ये जो जेल से बाहर आने की बात थी वो अब साफ हो गई कि आर्यन खान आज जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। अगर उन्हें जमानत मिलती भी है तो अब सबकी नज़र है कि बॉम्बे हाईकोर्ट के ऊपर है कि इस पूरे मामले में वो फाइनल ऑर्डर जो जमानत याचिका है उस पर फाइनल ऑर्डर अपना कब देते हैं। सबीना, बिल्कुल विवेक, आपके पास लौटेंगे। यहाँ पर एक बार फिर से आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी की हम दलीलें यहाँ पर बता रहे हैं, जिसके बारे में पूरी डिटेल यहाँ पर हमारे सहयोगी विवेक दे रहे हैं कि आखिर क्या क्या दलील यहाँ पर पेश की गई है। आर्यन खान के वकील, वरिष्ठ वकील हैं ये मुकुल रोहतगी, उन्होंने कहा आर्यन खान के पास से कोई भी ड्रग्स बरामद नहीं हुआ, उनका मेडिकल टेस्ट तक नहीं हुआ, पार्टी में गए जरूर थे लेकिन स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था, लेकिन आर्यन खान की जो गिरफ्तारी की गई है उसका कोई आधार नहीं है, आर्यन को निशाना बनाया जा रहा है, ये भी मुकुल रोहतगी की तरफ से दलील दी गई है। एनसीबी को पहले से पार्टी की जानकारी थी, व्हाट्सएप चैट का कि इससे कोई संबंध नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि एनसीबी को जो व्हाट्सएप चैट मिल रही है जिसका वो जिक्र कर रही है वो चैट पुरानी है, और साथ ही साथ वो क्रूज से जुड़ी कोई भी उसमें बातचीत का जिक्र नहीं है, ये वो यहां पर कहते नजर आए। और साथ ही ये भी कहा कि एक आरोपी के तौर पर नहीं, एक पीड़ित के तौर पर यहां पर देखा जाना चाहिए।
तो मुकुल रोहतगी ने अपनी दलील पेश कर दी है। आर्यन खान की गिरफ्तारी को गलत बताते हुए, निराधार बताते हुए यह भी कहा कि उनके पास से कोई ड्रग्स नहीं मिला। विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, सुनवाई यहां पर चल रही है, दलीलें यहां पर पेश की गई हैं। जाहिर सी बात है बस कुछ ही वक्त का इंतजार यहां पर करना होगा जब ये सामने आ जाएगा कि आखिर राहत मिलती है या फिर आफत यहां पर बढ़ती हुई नजर आती है। लेकिन यह भी कहा जा सकता है, क्योंकि अब ये पूरा मामला पॉलिटिकली भी जुड़ता नजर आ रहा है, आरोप प्रत्यारोप भी इस पूरे मामले को लेकर चल रहे हैं, क्या इसका असर कुछ केस पर या मामले पर पड़ता नजर आता है? हाँ, देखिए सभी ने ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है वो एनसीपी के बड़े नेता नवाब मलिक और समीर वानखेड़े के ऊपर चल रहा है। हालांकि कोर्ट में मुकुल रोहतगी ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो पंच ने एफिडेविट दी है उससे उनके क्लाइंट का कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट ने भी अभी तक इस पूरे मामले को ऑब्जर्वेशन में नहीं रखा है कि ये जो पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है उसमें ये बात रखनी चाहिए या नहीं, क्योंकि ये पूरा इन्वेस्टिगेशन मैटर है। एक बड़े नेता ने एक बड़े अधिकारी पर वसूली का, उगाही का आरोप लगाया है। दोनों अब ये जांच का विषय है। आपको बताना चाहिए कि इस पूरे मामले में कुल 9 पंच हैं। विटनेस नंबर 1 जो पंच नंबर 1 है प्रभाकर सैल, वो हॉस्टाइल हो चुका है। अब उसने अपने बयान को पूरी तरह से पलट दिया है। उसने साफ तौर पे कहा है कि उन्होंने फ़ोन पे बातचीत करते हुए सुना है कि समीर वानखेड़े को 8 करोड़ रुपए देने थे। उसके बाद अब नवाब मलिक जो महाराष्ट्र की सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 3 बड़े आरोप लगाए हैं। पहला आरोप लगाया है कि अवैध तरीके से फ़ोन टैपिंग कराते थे समीर वानखेड़े। दूसरा आरोप लगाया है कि समीर वानखेड़े उनकी पत्नी ने धर्म परिवर्तन किया है। तीसरा बड़ा आरोप लगाया है कि समीर वानखेड़े जब से नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो मुंबई के जोनल हेड बने हैं, 26 मामले अभी तक उन्होंने रजिस्टर्ड किए हैं और उन 26 मामलों में सबसे ज़्यादा मामले बॉलीवुड के हैं और ये मामले में बॉलीवुड से उन्होंने पैसे की उगाही की है। उसके बाद अब डेवलपमेंट ये हुआ है कि समीर वानखेड़े ने बाकायदा सारे आरोपों का खंडन कर दिया है। उनकी पत्नी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनके जो पति हैं वो ऑनेस्ट हैं। समीर वानखेड़े ने ऑन रिकॉर्ड आकर कोर्ट में ये एफिडेविट भी दी है कि जो आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं बिल्कुल बेबुनियाद और गलत हैं। और समीर वानखेड़े ने कोर्ट में ये भी कहा कि उनके ऊपर ये आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले नवाब मलिक के दामाद को, समीर खान को, ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया था और समीर खान इस पूरे मामले में 10 महीने तक जेल में भी रहे थे। उसका बदला नवाब मलिक समीर वानखेड़े से ले रहे हैं। हालांकि ये पूरा मामला जो कंट्रोवर्सी है आरोप और प्रत्यारोप का, वो अलग दिशा में है, वो अलग मैटर है। लेकिन कोर्ट में अभी तक ये मैटर सामने नहीं आया है, इसलिए कोर्ट पूरा फोकस करेगा कि जो जमानत याचिका, जो बेल एप्लीकेशन पे हियरिंग हो रही है उस पर सुनवाई करें। देखिए, इस पूरे मामले में समीर वानखेड़े अभी मुंबई में नहीं है, समीर वानखेड़े दिल्ली में है। दिल्ली में क्यों है? दिल्ली में इसलिए है क्योंकि जब भी किसी बड़े अधिकारी के ऊपर उगाही या एक्सटॉर्शन का आरोप लगता है तो उसमें उनकी जो सीनियर अधिकारी हैं, एक विजिलेंस टीम होती है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो में भी एक विजिलेंस टीम है। अब विजिलेंस टीम के 3 बड़े अधिकारी इस पूरे मामले की जांच करेंगे कि आखिरकार जो नवाब मलिक ने आरोप लगाए हैं, जो पंच ने आरोप लगाए हैं समीर वानखेड़े के ऊपर, उसमें कितना दम है, कितने सच्चाई है। यही वजह है कि विजिलेंस की 3 लोगों की टीम कल मुंबई आएगी और अपनी जांच शुरू करेगी। समीर वानखेड़े भी कल दिल्ली में है। हो सकता है कि इस पूरे मामले में जो एनसीबी के जो आला अधिकारी, जो सीनियर ऑफिसर हैं, वो समीर वानखेड़े से इस पूरे मामले में बातचीत भी कर सकते हैं। तो हर पूरे दिन में आज देख सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही। नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर जो पंच है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर उनकी पत्नी है समीर वानखेड़े की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सब लोग अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। लेकिन ये पूरी कंट्रोवर्सी को हटा दें, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है सुबह से, उसको हटा दें। कोर्ट को सिर्फ और सिर्फ मैटर है बेल एप्लीकेशन से, क्योंकि जो कोर्ट ऑन रिकॉर्ड जो कागज़ आएगा, ऑन रिकॉर्ड जो बातें आएंगी, कोर्ट सिर्फ उसी को बात को मानेगा, उसी बात पे जिरह और उसी बात पे आर्गूमेंट को सुनेगा। ये बातें अभी तक कोर्ट तक नहीं पहुंची हैं। लेकिन जिस तरीके से बेल हेयरिंग की बात है, तो कोर्ट अभी सिर्फ और सिर्फ बेल हेयरिंग पर फोकस कर रहा है कि इस पूरे मामले में आर्यन खान, मुनमुन धामेचा और जो रिजवान, जो अरबाज मर्चेंट है, उनको बेल दी जाए या नहीं दी जाए, उसको लेकर जिरह चल रही है अभी। बिल्कुल, हालांकि इस पूरे मामले को लेकर विवेक, जैसे 20 गिरफ्तारियां यहां पर हुई है, कानूनी प्रक्रिया के तहत हर मामला जरूर आगे बढ़ता है। हाई प्रोफाइल मामला है, इसलिए आर्यन खान पर भी खासतौर पर नजरें टिकी हुई हैं। क्या कुछ आपको लगता है, क्या यहां पर एनसीबी के लिए मुसीबत का ये वाला दलील बन सकता है कि आर्यन खान का मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ? क्योंकि अगर मेडिकल टेस्ट हुआ होता, जो रिपोर्ट यहाँ पर सामने आती, बहुत हद तक मामला साफ यहाँ पर हो पाता। ये दिक्कत यहाँ पर जरूर दे सकती है जो दलील यहाँ पर दी गई है मुकुल रोहतगी के जरिए। जी बिल्कुल, देखिए मुकुल रोहतगी ने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट कोर्ट में रखा है। मुकुल रोहतगी ने साफ तौर पे कह दिया है कि आर्यन खान से ना ही ड्रग्स बरामद हुई है, आर्यन खान को कंजम्पशन में भी अरेस्ट नहीं किया गया है, आर्यन खान का मेडिकल टेस्ट भी नहीं कराया गया है। लेकिन लीगली पॉइंट ऑफ व्यू से एनडीपीएस में कहा जाता है कि अगर आपके ग्रुप के पास किसी के पास भी अगर ड्रग्स मिलती है तो मेडिकल टेस्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो
वो जो ड्रग्स मिली उसी के आधार पर केस रजिस्टर्ड हो जाता है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने भी इसी मुद्दे पर इसी पॉइंट पर केस रजिस्टर्ड किया है और आर्यन खान को कॉन्स्पिरेटर बताते हुए साफ तौर पे कहा है कि बड़ा कॉन्स्पिरेटर है और पैसों के लेन देन की है। इस पर भी मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में साफ तौर पे कहा है कि आर्यन खान को पैसों का लेन देन बताया गया है, ड्रग्स की खरीद फरोख्त में इन्वॉल्व बताया गया है। तो इसको लेकर मुकुल रोहतगी ने साफ तौर पे कोर्ट में कहा है कि आर्यन खान ने कभी भी ड्रग्स की फाइनेंसिंग नहीं की है, यानी कि ड्रग्स को लेकर पैसों की लेन देन आर्यन खान ने कभी नहीं की है, ये मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में बताया है। तो कहीं ना कहीं आर्यन खान को लेकर मुकुल रोहतगी अपना जो पक्ष है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से रख रहे हैं और साफ तौर पे जो व्हाट्सएप चैट पर उन्होंने पॉइंट रखा वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लीगली, क्योंकि मुकुल रोहतगी ने साफ तौर पे कहा है कि इस पूरे मामले में जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो व्हाट्सएप चैट की जो बातें कर रहा है वो व्हाट्सएप चैट इस मामले से जुड़ी हुई नहीं है। क्रूज में जो ड्रग पार्टी बस्ट हुई है उस मामले से जुड़ी हुई नहीं है। अगर उस मामले से जुड़ी हुई होती तो आर्यन खान की गिरफ्तारी लीगल थी, लेकिन व्हाट्सएप चैट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो कब की बता रहा है, 2018 की, 2019 की, यानी कि 2 साल 3 साल पहले पुराने व्हाट्सएप चैट में कहीं नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को ड्रग्स की बातचीत सामने आई है, उसको लेकर ये आधार बना रहे हैं। सबीना, बिल्कुल, तो आर्यन खान की जमानत को लेकर अब निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि 5:15 का ये वक्त यहाँ पर हो रहा है जिसमें अब कानूनी प्रक्रिया के तहत यहाँ पर सामने आ जाएगा कि आर्यन खान को राहत मिलती है या फिर उनकी आफत अभी बरकरार रहती है। हालांकि आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने अपनी तरफ से कई दलीलें यहाँ पर दी है, सीधे और साफ तौर पर कहा है कि आर्यन खान की जो गिरफ्तारी है वो निराधार है, कोई इसका आधार नहीं।